आज हम स्टार्ट करने वाले रिफ्रैक्शन। क्या करने वाले? बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है, जैसे याद कराऊंगा वैसे याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल कोई नहीं रुकने वाला आपका। रिफ्रैक्शन बोले तो लाइट ट्रेवल करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। एक चीज याद रखो, जब तक लाइट एक मीडियम में जाएगी लाइट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। रिफ्लेक्शन में हमने यही तो देखा है, लाइट गई, टकराई, वापसी आ गई। तो जाना भी सीधे रास्ते से ट्रेवल कर रहे थे, वो सीधा रास्ता कैसे भी हो सकता है, मे बी दिस वे, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये भी सत्य है कि जब लाइट ट्रेवल करके रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में आती है, तो उसी मीडियम में आके क्या क्या चीजें सेम रहती है, स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। भूल गए हो पहला लेक्चर, दोबारा रिकैप करो जल्दी। ये मीडियम M1, ये मीडियम M2, लाइट ट्रेवल करी, यहां से जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट करेगी लाइट, सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देना अपन लोगों ने। अगर ये मीडियम चेंज नहीं हुआ होता तो लाइट को सीधा निकल जाना था इन अ स्ट्रेट पाथ, है ना बच्चों? अब लाइट बेसिकली एक वेव है, वेव के पास तीन प्रॉपर्टी होती है, आपके पास लैम्डा है, आपके पास स्पीड है, आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो मान लो मीडियम 1 के बारे में बात करें तो लैम्डा 1, V1, F1। जैसी लाइट मीडियम सेकंड में आई तो अभी मान के चल रहे थे लैम्डा 2, V2 एंड F2, ये होगा। अब लाइट मान लो M1 को रेयरर मीडियम मान लेते हैं, M2 को डेंसर मीडियम मान लेते हैं। डेंसर मीडियम है तो लाइट कहां से कहां थी बच्चों? रेयर से डेंसर। 10th स्टैंडर्ड का नियम याद होना चाहिए, कहां जाएगी? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। कहां जाएगी? तो टुवर्ड्स नॉर्मल ये है, लाइट ऐसा जाना चाहती थी, अभी इसको बेंड कर देगा इस डायरेक्शन में। तो जो ये एंगल बना, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल बना, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला बाबा? ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, जो कि हमें समझ में आता है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? सभी बच्चे बोलेंगे स्पीड इनटू टाइम। चलो डिस्टेंस यहाँ पे लैम्डा है, स्पीड यहाँ पे v1 है, टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी है, तो 1/f ऐसे लिख सकता हूँ। तो v का फॉर्मूला देखो, v1 दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 इनटू f1। चलो तो ये तो इस बारे में आ गई, इसमें क्या हो जाएगा? v2 दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 इनटू f2। बच्चों ध्यान से रखो, मीडियम चेंज होने के बावजूद भी क्या आपको ये लाल कलर ही दिखाई देगा? यस सर। तो मीडियम चेंज होने के बावजूद भी क्या चीज सेम रहती है? कलर। कलर किसकी? बेसिकली फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है? कलर। कलर किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स। भाई जब तक यहाँ से मान लो ये लेजर लाइट जा रही है रेड कलर की, जब तक हमने रेड कलर की लेजर लाइट को हटाया नहीं, तो कितने भी मीडियम से देखो कैसा दिखाई देगा? तो रेड कलर किसकी प्रॉपर्टी है? कलर किसकी प्रॉपर्टी है? फ्रीक्वेंसी। जब तक सोर्स चेंज नहीं करेंगे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इसमें भी रेड कलर दिखाई दिया, इसमें भी रेड कलर दिखाई देगा। जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखो F1 F2, क्यों? क्योंकि F1 F2 क्या है बेटा? बराबर। तो V1 by V2 must be equals to लैम्डा 1 by लैम्डा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक याद हो तो हम लोगों ने एक स्पीड ऑफ लाइट के बारे में भी बात करी थी कि स्पीड ऑफ लाइट बेसिकली c का फॉर्मूला होता है 1 by अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। किसी भी मीडियम में जब लाइट एंटर कर जाती है तो फॉर्मूला होता है 1 by म्यू एम एप्सिलॉन एम। अरे बोलो भाई। म्यू एम में क्या रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ म्यू आर इन म्यू नॉट? तो cm को हम ये भी लिख सकते हैं, ये cm बोले तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, that is under root of mu r into mu naught into epsilon r into epsilon naught। yes sir। ध्यान से देखो, ये mu naught epsilon naught का रूट क्या बना? c naught। तो मीडियम में लाइट क्या हो जाएगी बेटा? c naught by under root of mu r into epsilon r। इसी फैक्टर को बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन अदर वर्ड्स डेफिनेशन सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय n, या कई किताबों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट कर देता है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके टीचर्स ने लिखा है वो लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोला गया कि जब लाइट ट्रेवल करते हुए एक मीडियम से दूसरे, वैक्यूम से किसी भी दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो देख उसकी स्पीड हमेशा घटेगी, तो कितने फैक्टर से कम हो जाती है?
कितने फैक्टर से कम हो जाती है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। नहीं आए सारे बोलो रहे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो लाइट जब वैक्यूम से मीडियम में आएगी तो उसकी स्पीड घट जाएगी कितने फैक्टर से, म्यू। उस म्यू को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इधर देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर एक मीडियम V1 है, M1 है, यहाँ पे मीडियम M2 है। चलो तो V1 को क्या लिख सकता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, स्कूल में क्या लिखा गया, μ1 या n1, म्यू। चलो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। बोलो V1 को क्या लिख सकते हो, नहीं μ1 को क्या लिख सकते हो, मतलब V1 को क्या लिख सकते हो भाई, C0 बाय μ1। अरे अब ये भी तो उसका है। V2 को क्या लिख सकते हो, C0 बाय μ2, दोनों को डिवाइड करो, V1 by V2, this is equals to C0 by μ1 divided by C0 by μ2। C0 by C0 को, this is equals to μ2 by μ1। फॉर्मूला लगाओ, V1 by V2 must be equals to lambda 1 by lambda 2 must be equals to μ2 by μ1। सबसे वर्सेटाइल फॉर्मूला बाबा। जब भी रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस आएगा ना, you will realize कि maximum number of questions यहाँ से पूछे जाते हैं, maximum number of questions आपको याद होना चाहिए। V1 by V2 equals to lambda 1 by lambda 2 equals to μ2 by μ1। समझ में आया? अब सुन, यहाँ से देख, ये बेसिकली म्यू है क्या, किसकी प्रॉपर्टी है, मीडियम की। मीडियम चेंज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, ये रिलेशन याद होना चाहिए, बस एक चीज। अच्छा आप सुनो मेरी बात, अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखने का तरीका बताता हूँ। देख, सब टीचर्स हो गए या जितने भी आपके ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, वो सब अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं। तो तुझे जो सा नोटेशन स्कूल में बताएगा वो बताना, उसी को लेके चलेंगे हम। हमें ऐसे भी लिखा जाता है, अभी ये बताता हूँ क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये ऐसे भी लिखा जाता है। देख, एक की पोजीशन चेंज नहीं करी, बाकी दूसरे की कर दी है 2, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें विद रिस्पेक्ट टू दूसरे वाला, तो कौन सा लिखा है, ये लिख लो। पहला और तीसरा से। हाँ तो ये लिख के चलेंगे हम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बाबा, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, μ2 डिवाइडेड बाय μ1। सिमिलरली अगर मेरे से कोई μ1 2 पूछा जाए तो μ1 डिवाइडेड बाय μ2। इन दोनों में एक रिलेशन है, देख ध्यान से। मैं ये लिख सकता हूँ μ2 1 इज इक्वल टू 1 बाय μ1, और यहाँ लिख सकता हूँ, पक्की बात। चलो अभी सुनो दोबारा से। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर गई। यही रीजन होता है कि जब आप एक पेंसिल को एक पानी वाले ग्लास में रख देते हो तो वो टूटी हुई नजर, टेढ़ी नजर आती है। वो टेढ़ी नजर आएगी, देखना ये लाइट तो टेढ़ी नजर आएगी तुझे, तो सेम ऐसे पेंसिल भी टेढ़ी नजर आती है, क्योंकि मीडियम का चेंज हो रहा है, और मीडियम का चेंज होगा तो यू विल फाइंड कि हाँ भाई कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। चलिए फॉर्मूला क्या याद करना है, V1 by V2 this is equals to lambda 1 by lambda 2 equals to μ2 by μ1। V1 by V2 equals to lambda। अब हमें ना रिफ्रैक्शन, ये तो हमें समझ में आ गया कि लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सच्चाई है। अब यहाँ पर ना बच्चों आपके लिए इसको समझने के लिए एक लॉ बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स, जैसे मैं बोलूंगा ना वैसे स्नेल्स लॉ याद होना चाहिए आपको। जिस पॉइंट पे आई, ये टकराई, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, इसके साथ θ1 मान लेते हैं। अभी एंगल आई एंगल आर नहीं याद करते हम लोग, हाँ। तो ये टकरा के वापसी गई ऐसे, मीडियम है। अभी के लिए ये मान लेते हैं कि μ2 इज ग्रेटर देन μ1। अगर μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है तो बच्चों μ1 रेयरर मीडियम बना और μ2 डेंसर, तो ये रेयरर बना और ये डेंसर बना। तो रेयर से डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो लाइट विल बेंड टुवर्ड्स दिस नॉर्मल, तो दिस एंगल इज θ2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब स्नेल्स लॉ देखो कैसे लिखते हैं। ऐसे मत याद करना sin i by sin r must be equals to μ2 by μ1 ना। सिंपल क्या याद करो, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दैट एंगल
प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दैट एंगल यानी μ1 sin θ1 is always remains constant. खत्म. यानी अगर मैं इसके लिए बात करूं तो बोलो जल्दी μ2 sin θ2 इज इक्वल टू दोनों कांस्टेंट है प्रोडक्ट तो μ1 sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू μ2 sin θ2. नहीं है बच्चों? पक्की बात. अब मैं कह रहा हूं कैसे भी मल्टीपल मैं तो ये तो दो मीडियम माने तुम मल्टीपल मीडियम मान के चलो ना जैसे बोलो वैसे याद करना बस. मान लो ये μ1 ये μ2 ये μ3 ठीक राइट. यहां से एंटर करिए. ऐसे मान के चल रहे थे कि μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1. जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे जब इन दोनों को तो बोल कौन डेंसर कौन रेयर है. μ2 डेंसर μ1. तो राइट देखो कहां से कहां सीधा जाना चाहती थी रेयर से डेंसर जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये ऐसे बैंड हो गई. अरे बोल भाई यहाँ पे बोलो अभी भी रेयर से डेंसर जा रही है तो ये ऐसे बैंड हो जाएगी. पक्का. अब देख ध्यान से स्नेल्स लॉ लिखो. यहाँ पे sin θ1 मान लेते हैं ये sin θ2 ये θ2 तो ये भी θ2 तो ये θ3 ऐसा मान के चलते हैं. लिखो स्नेल्स लॉ. μ1 sin θ1 must be equal to μ2 sin θ2 must be equal to μ3 sin θ3. पहले उधर ये समझ में आया क्या? यस सर. पक्की बात है. यानी प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. उसी मीडियम का साइन का वो एंगल अब वो आई हो या आर हो जो भी होगा ले लेना कोई दिक्कत नहीं है. अब सुनो एक चीज और कि जो म्यू होता है ना बाबा म्यू दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is inversely proportional to temperature. बेटा ये चीज ध्यान रखना. अभी हमने मान के चला है कि इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 है और इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है. तो हम ये भी मान के चलेंगे साथ साथ कि ये टेम्परेचर कैसा है बाबा कांस्टेंट. क्योंकि अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन आया तो सेम मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस अलग अलग होते चले जाएंगे. सबसे बेस्ट एग्जांपल है गर्मी के दिनों में. देखो गर्मी के दिनों में सड़क को टच करो बोल ओके. गर्मी के दिनों में सड़क को टच करो और बिल्कुल बिल्कुल गर्म एक जून के महीने में हाँ सड़क पे हाथ रखो मजा आ जाएगा. थोड़ा सा ऊपर रखो हाथ. कहाँ गर्मी ज्यादा लगेगी? इसके ऊपर थोड़ा और ऊपर रखो. अब कहाँ ज्यादा गर्मी लगेगी? यानी जैसे जैसे आप सड़क से ऊपर की तरफ चलते चले जा रहे हो हाइट पे तो क्या तुझे समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर कम होता जा रहा है? अगर टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो व्हाट अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा. तो क्या ये एग्जांपल बोल सकता हूँ ये अगर मैं अपना ग्राउंड मान लूं है ना और ये किसी भी हाइट पे मान लूं तो क्या तुझे समझ में आ गया कि अभी बीच में एयर ही है बट यहाँ पे ज्यादा गर्म है यहाँ पे थोड़ा ठंडा है उससे थोड़ा ठंडा है उससे थोड़ा ठंडा है. तो व्हाट अबाउट द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे? क्या इट विल ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रेट लाइन? नहीं. ध्यान से देखो क्या ध्यान से देख. तो ये ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई. क्या ये कर्वीलिनियर पाथ हो गया? yes, तो अगर मैं एक लाइट को देख ध्यान से बाबू इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट माना है तब जाके मैंने लाल वाली लाइन को सीधे ड्रॉ किया है नीले वाली लाइन को भी सीधे ड्रॉ किया है. बट अगर सेम मीडियम में टेम्परेचर का वेरिएशन आ जाए तो क्या लाइट कभी भी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी? नहीं. वो हमेशा एक कर्वीलिनियर पाथ को फॉलो करेगी. बोल यहाँ तक समझ में आया? बाकी बात सेंसर लिखनी है 2 मिनट का लेक्चर. अब हम कभी कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब हम पानी के बीकर वगैरह में एक कॉइन को रख देते हैं ऊपर से देखते हैं और उस कॉइन को निकालने की कोशिश करते हैं तो शायद हमें ऐसा लगता है मम्मी मैं निकाल रहा हूँ कोई मुश्किल नहीं है इतने से तो हाइट है. जैसे आप पानी में हाथ डाल दो तो पूरा आ जाता है. ओहो ये तो बेकाम से. रियलिटी क्या होती है नदी के बाहर या किसी भी तालाब के बाहर खड़े होकर हम उसकी जो डेप्थ हमें दिखाई देती है अगर दिखाई दे जाए तो वो एक्चुअल डेप्थ नहीं होगी. वो हमें भ्रम होता है कि हाँ ऐसा होता हो इतना ही तो है. मैं कर रहा पूल में देखो पूल के बाहर खड़े होके देखो आपको ये लगता है ये तो रहा पानी यहाँ तक आएगा ज्यादा से ज्यादा और जैसे उतरने की कोशिश करो ढच बचाओ 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 ऐसे है ना. ऐसी है ना. एक चीज और देखना कभी भी आप लोग ये एक्सपेरिमेंट आप घर जाके कर भी लेना. एक ग्लास में ना ठंडा पानी रखना बिल्कुल चिल्ड और एक ग्लास में गर्म पानी रखना उबलता हुआ खोलता हुआ. दोनों केसेस में सिक्कों को डाल देना तो आप अपने आप नोटिस फील कर जाओगे
एक गिलास में सिक्का थोड़ा सा ऊपर और एक में थोड़ा नीचे दिखाई देगा। रीजन समझ में आया? दोनों में पानी है, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा और एक तो गर्म वाले में नीचे, हाँ, और ठंडे वाले में ऊपर दिखाई देता है। अब वो एक छोटा सा प्रूफ है, प्लीज इस पे ध्यान देखो, ठीक है? करा दूं? 5 मिनट लगेंगे यार, ऐसे तभी ठीक तो है ना तेरी? मैं यही मंगा देता हूँ जूस। आओ देखो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ apparent डेप्थ। बेटा apparent का मतलब होता है जो हमें प्रतीत होता है, जो रियलिटी में होता नहीं है बट हमें लगता है कि यहाँ ऐसा होगा। जब उसको रियलिटी में उठाने जाते हैं तो हमें रियलिटी समझ में आ जाती है। आप देखो, मान लो एक कंटेनर है हमारे पास, जैसे रिजल्ट याद कराऊंगा वैसे याद रखना है आपको, ठीक है? और इस लेवल तक हमने पानी भर दिया इसमें, ठीक है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू सराउंडिंग मान लेते हैं अभी के लिए। सराउंडिंग कुछ भी हो सकती है भाई, इट में भी एयर, इट में भी एनीथिंग। कुछ भी नहीं गिवन होगा तो सराउंडिंग क्या लेके चलेंगे? एयर। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। हमारे लिए सबसे रेयर मीडियम कौन है? एयर। बाकी उससे डेंसर ही डेंसर होंगे। और दूसरा हमारे लिए म्यू एम मीडियम। एस स्टैंड्स फॉर सराउंडिंग, एम स्टैंड्स फॉर। अब ध्यान से सुन, हमने एक कॉइन को रख दिया बेटा यहाँ पर और अपन इसको बाहर से देख रहे हैं, तो जितनी भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे ना वो इस लेवल इंटरफेस से मेजर करेंगे। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं हम डी रियल, कि रियलिटी में डेप्थ ये है, इट में भी एनीथिंग। चलो अब जब हम इसको देखेंगे तो ऑब्जर्वर बताओ कौन है? हम। और हम कहां पर है? एयर में। ऑब्जेक्ट कौन है? ये कॉइन। कहां पे रखा है? पानी में। तो ऑब्जेक्ट से रेज निकालो, कम से कम कितनी? 2। मिनिमम कितनी? 2। एक तो निकाल दो सीधी, सीधी गई, सीधी आई। अब इस एक से तो काम नहीं चलेगा, एक और निकाल दो किसी एंगल पे। सोच के देख, एंगल पे ये इंसिडेंट रे है बाबा, क्या करो? नॉर्मल। ये कहां जाना चाहती थी? डेंसर टू सीधा जाना चाहती थी, बट ये कम वक्त दुनिया सीधा जाने तो क्या कर देगी? बैंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो ये नॉर्मल से दूर हो गई। सोच के देख, क्या ये दो रेस कभी भी हमारी आंखों में आती दिखाई देंगी मृत्यु की तरह, तो हमारी आंखें क्या करेंगी? बैक ट्रैक, हम इनको पीछे खींचे तो ये एंगल बोल कितना बना? आई। और इसको पीछे लेके आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये पॉइंट ए, ये एंगल आर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? क्या आप लोग ए पे देखो, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा ना, पॉइंट याद रखना, जहां पर भी रिफ्लेक्शन होगा स्नेल्स लॉ तो याद कर लो, मस्ट कंडीशन है, लिख के बैठ जाओ, जरूरत पड़ेगी तो आगे काम, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन लिखने में। बताओ स्नेल्स लॉ है कि एट ए अप्लाई स्नेल्स लॉ, म्यू एस साइन आर, स्नेल्स लॉ बोलो भाई, म्यू एस साइन आर परफेक्ट साइन आर इक्वल्स टू म्यू एम साइन आई। बोल भाई, किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? परफेक्ट। अब क्या करना अपन को? बेटा सुनो, ये आई तो ये भी आई, ये आर तो ये भी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। अब जो पॉइंट है हमें कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर। तो इसको बोला जाता है डी एपरेंट। क्या बोला जाता है बेटा? डी बोले तो डेप्थ, एच होगा तो एच एपरेंट हो जाएगा, एच रियल हो जाएगा। सेम अगर हम इसका एक रिवर्स केस भी है, उस केस में हम क्या करेंगे? पानी में से बाहर की चीजों को देखेंगे, तो अब बाहर की चीजों को देखेंगे तो वो हमें हाइट का वेरिएशन दिखाई देगा। बिग डील, सेम रिजल्ट है, फ्लक्चुएशन देखना क्या आएगा। पहले तो यहां तक समझ में आया। सिंस वी आर डीलिंग विद पैराएक्सियल रेज, सिंस वी आर डीलिंग विद पैराएक्सियल रेज के साथ हम डील कर रहे हैं। सिंस वी आर डीलिंग विद पैराएक्सियल रेज, बोलो एंगल आई, एंगल बहुत छोटे बहुत बड़े, तो मैं साइन आई को आई भी लिख सकता हूं और टेन आई भी लिखो। यहाँ पे म्यू एस टेंजेंट आर इज इक्वल टू म्यू एन
अब ध्यान से देख, इन ट्राइंगल ABI एंड ABO, ABI 10R की वैल्यू निकालो, परपेंडिकुलर बाय बेस, AB बाय BI, तो म्यू एस AB बाय BI, AB बाय BO, देखो ध्यान से, AB ने AB को, अब BI क्या है, डी एपरेंट, इसको देखो, म्यू एस दिस इज इक्वल्स टू, मतलब म्यू एस बाय डी एपरेंट इज इक्वल्स टू म्यू एम बाय डी रियल। बोल यहां तक समझ में आया बाबा? यस सर। बच्चों अब आपको क्या याद रखना है, डी एपरेंट हमें निकालना होता है, तो निकालो डी एपरेंट, म्यू एस इनटू डी डी रियल बाय म्यू एम म्यू एम बाय म्यू एस, सही है ना? म्यू एस ऊपर आ जाएगा। तो रुको ना, मैं एक चीज समझाना चाहूंगा यहाँ से। अब आपको ये रिजल्ट याद नहीं रखना, रिजल्ट कैसे याद रखना मैं बताऊंगा। देखो, जब भी रिफ्रैक्शन होगा और ऑब्जेक्ट हमें ऊपर दिखाई दे, नीचे दिखाई दे, कैसे भी दिखाई दे, बिग डील, मेरे लिए तो रिजल्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्या आप सुन लो, डी एपरेंट इज इक्वल्स टू डी रियल म्यू फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब कहां से आई, टू का मतलब कहां को गई। फ्रॉम का मतलब कहां से आई, कौन, इंसिडेंट रे। टू का मतलब इमीडिएटली कहां को गई, कौन, रिफ्रैक्टेड रे। जल्दी बोलो, डी एपरेंट दिस इज इक्वल टू डी रियल म्यू फ्रॉम टू। फ्रॉम का मतलब कहां से आई, टू का मतलब कहां को गई। ये हनी सिंह का गाना भी तो है, कहां से आएगी कहां को जाएगी पागल लड़की। सब याद है, फिजिक्स के डायलॉग ही याद नहीं। चलो जल्दी बोलो। अब सुन बाबू, भूल जाइए सब प्रूफ किया, अभी प्रूफ किया है अपन, तो उस पे एम्फसाइज करके ये रिजल्ट लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो, डी एपरेंट, डी रियल, फ्रॉम का मतलब कहां से आई, मीडियम से, कहां को गई, अरे बोल भाई, तो म्यू एम एस, और म्यू एम एस को लिखने के हम म्यू एम बाय सोच के तक उल्टा केस करते हैं। मैं प्रूफ नहीं कराऊंगा, उल्टा केस करो। अब ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दो पानी में और ऑब्जेक्ट को रख दो बाहर, तो ऑब्जेक्ट बाहर है तो रे कहां से आएगी, म्यू एस से, कहां को जाएगी, म्यू एम। तो रिजल्ट बोलो, डी एपरेंट डी रियल म्यू एस एम। अरे नहीं आया। एक चीज बोली जाती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। रियलिटी में ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दिखाई यहाँ पे दिया है, तो ये जो ये होता है ना, दिस इज एपरेंट शिफ्ट, मतलब नॉर्मल शिफ्ट। तो क्या बोला नॉर्मल शिफ्ट, डी रियल में से डी एपरेंट को माइनस कर दो। डी रियल तो अभी भी निकाल, डी एपरेंट तो अभी भी निकाले। देख क्या हुआ नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट क्या हुआ बाबा, डी रियल माइनस डी एपरेंट, और डी एपरेंट का फॉर्मूला भी बिना देखे बोलना, डी रियल माइनस डी रियल बाय म्यू फ्रॉम टू। अरे बोल भाई, फ्रॉम का मतलब, टू का मतलब, पक्की बात। चले, जय हिंद।